तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं जुगल विश्वास। मेरे क्लास में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को पढ़ाया था प्राचीन भारतीय आर्य भाषा और आज मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। ठीक है, अगर आपको इसको समझना है तो पिछले वाले वीडियो को जाके आप लोग देख लीजिए। देखिए इसमें क्या है, मैंने बताया था इसका जो समय सीमा है वो 500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक है। लगभग 1500 वर्ष तक इसका जो है समय रहा है। अब यहाँ पे मध्यकालीन आर्य भाषा को प्राकृत भी कहा जाता है। अगर देखा जाए कि मध्यकालीन आर्य भाषा क्या है तो मध्यकालीन आर्य भाषा जो है मुख्यतः प्राकृत भाषा है। तो प्राकृत जो है वो संस्कृत भाषा के सरल होने के बाद बना। जब संस्कृत भाषा प्रचलन में आ गई, लोगों के मुख में लोग आराम से आपस में बातें करने लगे, तो क्या हुआ कि उस भाषा को सरल करके आपस में बातें करना शुरू कर दिया। कोई चीज़ कठिन लग रहा है तो उसको सरल बोला, ऐसे करके उसका फिर से क्या हुआ, सरलीकरण हुआ और वो किस में बदल गया, प्राकृत में। इसीलिए इस काल को भी प्राकृत कहा जाता है। देखो प्राक प्लस कृत, ये मतलब इसका मतलब क्या होता है कि पहली सहज स्वाभाविक भाषा। जब हिंदी भाषा का क्रम चल रहा था, विकास का क्रम चल रहा था, तो पहले स्टार्टिंग में पहली सहज और स्वाभाविक भाषा जो बनी है वो है प्राकृत भाषा। ठीक है, देखो गरुड़ बाहो, ये जो है गौड़ बाहो, ये बागपति राज ने लिखा था। ठीक, प्राकृत भाषा का जो सबसे बड़ा ग्रंथ है बागपति राज की लिखी हुई, ये क्या है, गौड़ बाहो। तो गौड़ बाहो में बागपति राज ने कहा जिस प्रकार से जल समुद्र में जाके मिलता है और समुद्र से ही फिर से जल बनता है, मतलब क्या है, मतलब क्या है, फिर से वो भाप बनता है, फिर से बारिश होती है, फिर से समुद्र में मिलता है। तो कहा है कि ये जो प्राकृत भाषा है इसमें ही जाके सब मिला है। ठीक है, सारी भाषा है। तो इनका एक स्टेटमेंट था, वो गौड़ बाहो में जाके इन्होंने कहा था और इन्होंने प्राकृत भाषा को जन भाषा कहा है। ठीक है, बागपति राज ने कहा है प्राकृत भाषा जो है वो जन भाषा है। दूसरा जो है हेमचंद्र। देखो हेमचंद्र जो है सिद्ध शब्दानुशासन, ये बहुत ही प्राकृत का सबसे बड़ा जो है ग्रंथ इन्होंने लिखा था, जो व्याकरण ग्रंथ के नाम से ठीक है प्रसिद्ध है। इन्होंने कहा था, बागपति राज ने कहा कि संस्कृत भाषा जब सरल बना वो प्राकृत में बना। ठीक, ये हेमचंद्र का नाम सभी जानते हैं क्योंकि हेमचंद्र के बारे में सबसे ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसके आगे किस किस ग्रंथ में और किस तरीके से प्राकृतिक भाषा का विकास हुआ है और किस माध्यम से हुआ है। लेकिन उससे पहले मैं बता देना चाहता हूँ एक चीज़, मुझे अभी याद आया है कि प्राकृत भाषा जो है वो ज़्यादा क्यों प्रचलित में आया, क्यों प्रचलन में आया, क्योंकि जिस समय मैंने पढ़ाया था आपको कल लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत का मतलब होता है कि जब वैदिक संस्कृत का परिमार्जन हुआ, सरल बना, लोग आपस में स्वाभाविक तौर पे बातें करने लगे, तो वो लौकिक संस्कृत है। अब लौकिक संस्कृत प्रयोग होने लगा, उसके बाद गौतम बुद्ध ने जितने भी प्रचार किए वो प्रचार जो है संस्कृत भाषा से हटकर किया, मतलब उसको और सरल बना के किया, मतलब प्राकृत भाषा में किया गौतम बुद्ध ने। ठीक है, तो आगे देखते हैं। तो ये देखिए इसमें मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा को, इसको भी 3 भागों में बांटा गया है। पहले जो है इसको क्या कहा गया, पहले भाग का नाम क्या है कि प्रथम प्राकृत या पाली। ठीक है, प्राकृत भाषा को 3 भागों में, पहले प्राकृत को पाली भी कहा गया है। ठीक है, स्टार्टिंग में पाली आया था। ऐसे देखा जाए अगर क्रम लिखा जाए तो पहले आएगा वैदिक संस्कृत, दूसरा आएगा संस्कृत, तीसरा आएगा पाली। तो कहने का मतलब पहला जो है पाली है। ठीक है, ये प्रथम प्राकृत है, पाली। अब अशोक के पुत्र ने भी पाली जो साहित्य है उसका भी प्रचार किया था। दूसरा क्या है, द्वितीय में प्राकृत या साहित्यिक प्राकृत। ठीक है, दूसरा जो भाग है उसको साहित्यिक प्राकृत, मतलब प्राकृत में जब साहित्यिक रचना करना प्रारंभ कर दिया था तो उस समय वो जो समय है उसको साहित्यिक प्राकृत कहा गया है। तो प्राकृत भाषा का जो अंतिम स्वरूप है लास्ट में देखा जाए वो क्या है, अपभ्रंश, जिससे मतलब सभी भाषाओं का विकास हुआ। अपभ्रंश भाषा जो मतलब कहा जाए कि ये भाषा जो है त्रुटिपूर्ण है, मतलब वो अपभ्रंश, किसी किसी ने तो इसको अपभ्रष्ट कहा है। ठीक है, अभहंस कहा है, कोई कोई इसको अच्छा कहने के लिए अभहंस कहा है। तो कई विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से अपभ्रंश का नाम दिया है। अब एक चीज आता है इसमें कि पाली का प्रयोग पहले, सबसे पहले कहाँ पे होगा, बौद्ध साहित्य में सबसे पहले मिलता है। किसमें, बौद्ध साहित्य में। जब बौद्ध साहित्य, उस समय बौद्ध साहित्य में बहुत सारी रचनाएं लिखी गई थी और उस समय सबसे ज़्यादा पाली भाषा का प्रयोग करते थे, जन भाषा का प्रयोग करते थे, प्राकृत भाषा का प्रयोग करते थे। तो उसका जितना भी पहले प्रयोग है वो मिलता है बौद्ध साहित्य में। दूसरा जो है डॉक्टर
हरदेव बाहरी, देखो ये मैंने कल भी बताया था नाम इनका, डॉक्टर हरदेव बाहरी जो है भाषा वैज्ञानिक है। इनके अनुसार क्या है, ये जो आचार्य बुद्धघोष है, ठीक है, ये प्राकृत विद्वान बुद्धघोष है, 5वीं शताब्दी में थे ये। और इन्हीं के जो उसमें ग्रंथ में, और इन्होंने कहा है सबसे पहले शब्द का प्रयोग किया था पाली, ठीक है। अगर पूछा जाए, क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि सबसे पहला जो शब्द का प्रयोग पाली वो किसने किया था, तो आंसर होगा बुद्धघोष, ठीक। अब एक पहचान देखिए इसमें, प्राकृत भाषा का जो पहचान है वो क्या है, जैसे नृत्य, हिंदी में नृत्य या संस्कृत में नृत्य है, उसको जो प्राकृत भाषा में क्या कहेंगे, नच। मार्ग को क्या कहेंगे हम, मग्ग, ये प्राकृत भाषा में कहेंगे। अग्नि को अग्गी, ठीक है, ये है प्राकृत भाषा में कहा है। देखो एक स्टेटमेंट है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है। ये जो है राजशेखर, जो आचार्य राजशेखर थे, उन्होंने कहा था कि प्राकृत जो है वो क्या है, वो भाषा सरल है, वो सरल है, पर संस्कृत जो है कर्कश है। संस्कृत को कर्कश भाषा किसने कहा, राजशेखर ने, ठीक है, ये है। और जो सरल भाषा कहा किसको कहा, प्राकृत भाषा को। तो राजशेखर के बाद देखो इसमें एक मुनि और है जो सबसे पुराना आचार्य है, आचार्य भरत मुनि, उनके भी नाट्यशास्त्र में ये प्राकृत भाषा का उल्लेख मिलता है। उसके बाद है हेमचंद्र के सिद्ध शब्द अनुशासन जो ग्रंथ है, ये भी प्राकृत भाषा का सबसे बड़ा ग्रंथ माना जाता है, ठीक। उसके बाद उन्होंने क्या कहा था, हेमचंद्र ने जो इस भाषा को चूलिका पैचाशी भाषा कहा था, ठीक है, ये अपभ्रंश के अंतर्गत आता है, चूलिका पैचाशी भाषा। और उसके बाद आचार्य दंडी आए, आचार्य दंडी ने इसको एक नाम दिया था भूत भाषा, ठीक। ये भूत भाषा किसने नाम दिया, आचार्य दंडी ने। तो इन्होंने ऐसे करके कई विद्वानों ने अपने अपने मत के अनुसार इस भाषा के ऊपर विचार किया है। अब हम जानेंगे इसके 5 भेद क्या क्या है और ये कैसे हुआ, जैसे स्वरसैनी, मागधी, अर्धमागधी, ठीक है, ये सब चीज़ें मैं आप लोगों को अभी एक चार्ट बना के आपको सिर्फ उसका नाम बता देता हूँ। तो क्या है कि साहित्यिक महत्ता की दृष्टि से प्राकृत के 5 भेद है, ठीक है, मैंने अभी बताया था 5 भेद है। कौन कौन से हैं, ये नंबर 1 नाम जो है स्वरसैनी, 2 अर्धमागधी, 3 मागधी, चौथा महाराष्ट्री और 5वां जो है पैशाची। तो ये 5 भागों में किसको बांटा गया है, प्राकृत को। तो प्राकृत भाषा को 5 भेद है इसके। तो इस 5 भेदों को मैं थोड़ा सा कल आप लोगों को डिटेल से बताऊंगा। और उससे पहले एक इससे ही रिलेटेड एक क्वेश्चन है जो 2016 में आया हुआ था, नेट के एग्जाम में आया था, नेट सेट के एग्जाम में। ये देखो नेट जेआरएफ के एग्जाम में आया था, पहला ऑप्शन, दूसरा, तीसरा और चौथा, 4 ऑप्शन ऐसे दिए हुए थे। और क्वेश्चन क्या था, हिंदी के उद्भव का सही अनुक्रम क्या है, हिंदी के उद्भव का सही क्रम मैंने पढ़ाया, इसी वीडियो में पढ़ाया आप लोगों को। क्या होना चाहिए, इसमें पहला ऑप्शन दे रखा है पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी। दूसरा प्राकृत, पाली, अपभ्रंश और हिंदी। तीसरा अपभ्रंश, पाली, प्राकृत और हिंदी। देखो हिंदी लास्ट में दे रखा है सब में, तो हिंदी लास्ट में होगा, ये तो पता ही है हमें बस ये देखना है कि हिंदी से पहले क्या था और हिंदी के एकदम शुरुआत में इसमें जो है क्या है, ठीक है, क्या होना चाहिए। लास्ट में क्या है, पाली, अपभ्रंश, प्राकृत, हिंदी। तो कौन सा होना चाहिए इसमें, मैंने अनुक्रम बता दिया था कि सबसे पहला जो है पाली है, ठीक है, जो संस्कृत के बाद पाली बना, जिसको प्राकृत का पहला भाग मानते हैं हम, ठीक है, वो पाली है। फिर दूसरा प्राकृत है, जो प्राकृत भाषा जो सर्व मान्य चला, उस समय बहुत सारे ग्रंथ भी उस समय लिखे गए थे। देखो पाली जो है ना, सम्राट अशोक के समय में था और सम्राट अशोक के पुत्र ने प्राकृत भाषा के समय था, पर इन्होंने पाली का क्या किया था, साहित्य का प्रचार किया था। अब देखो अपभ्रंश, उसके बाद आते हैं अपभ्रंश, ठीक, और उसके बाद होता है हिंदी। तो कहने का मतलब क्या है कि पहला नंबर ही आपका सही होगा, अपभ्रंश के बाद ही हिंदी का हुआ है, ठीक। ये सभी जो है अपभ्रंश का ही रूप है, स्वरसैनी, अर्धमागधी, मागधी, महाराष्ट्री, पैचाशी। तो दोस्तों इसके बाद जो भी है मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से बता दूंगा इसके विषय में। आप लोग मेरे चैनल में बने रहिए, जुड़िए। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।